नमस्कार। संपादकी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध में भारत की स्थिति की चर्चा करेंगे। इस देश में 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा ये कहता है कि भारत को इज़राइल के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि वहाँ भारत के अंतर्राष्ट्रीय हित ज़्यादा सुरक्षित होंगे और दूसरा धड़ा ये कहता है कि भारत को अपनी पुरानी नीति पर चलते हुए उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भले भारत को आर्थिक रूप से उतना फ़ायदा न पहुँचा सके, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर जो भारत की नीति रही है उसकी रक्षा कर सके। 2 आर्टिकल्स द इंडियन एक्सप्रेस में पिछले दिनों प्रकाशित हुए। एक डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा और दूसरा लिखा डॉक्टर मनोज कुमार झा ने। ये दोनों भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नीति निर्माण से बहुत लंबे समय तक संबद्ध रहे हैं और काफ़ी दखल रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। शशि थरूर का ये कहना है कि भारत को प्रैग्मैटिक होकर सरकार का जो वर्तमान स्टैंड है उसके साथ रहना चाहिए और हमें किसी के दबाव में आए बिना जहां हमारा हित है उस तरफ जाना चाहिए जो वर्तमान में अमेरिका और इजराइल के साथ दिखता है और सरकार जो अभी कर रही है चुप रह करके वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार झा ये कहते हैं कि नहीं, हमें अपना नैतिक पक्ष भी आगे रखना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब भारत चुप रहा हो किसी के ऊपर हो रहे तशद्दुद के खिलाफ। हम जब अपार्थाइड का मूवमेंट चल रहा था साउथ अफ्रीका में उस समय भी बोल रहे थे। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बांग्लादेश पीछे छूट गया था और पाकिस्तानी सेना वहां पर अलग-अलग प्रकार से लोगों को परेशान कर रही थी, तब भी हमने इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई थी। एक समय ऐसा भी आया था इस दुनिया के इतिहास में जब स्वेज कैनाल को चोक कर दिया गया था, तब भारत ने ब्रिटेन को, फ्रांस को लताड़ा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के। जब हम तब ऐसा कर पाए थे, जब हम नए-नए आज़ाद हुए थे, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारा कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं था, तो आज भारत को कौन-सी समस्या है? हमारे ऊपर आखिर किसका दबाव है? इसका उत्तर देते हुए शशि थरूर कहते हैं कि भारत के 90 लाख लोग बाहर रहते हैं, जो भारत को $120 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं। चोक पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे भारत के लगभग $200 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो क्या हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सुरक्षा या नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने बिज़नेस को छोड़ दें, अपने लोगों को छोड़ दें? या फिर हमें इस बात पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि हम अपने व्यापार को सुरक्षित करें और अगर चुप हैं, तो चुप रहें, ये युद्ध बीत जाएगा, तब देखेंगे कि दुनिया किस तरफ करवट लेती है। इन 2 पक्षों को हम और ज़्यादा गहराई से आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप एक आर्टिकल देख रहे होंगे, जिसमें डॉक्टर शशि थरूर ये कहते आपको नज़र आएँगे कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। हालाँकि आप ये भी जानते हैं कि शशि थरूर उस धड़े से आते हैं, उन लिबरल्स के धड़े से आते हैं, जो बहुत मुखरता से सरकार का विरोध रिसेंट टाइम्स में करते रहे थे। लेकिन फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उन्होंने दिखाया सरकार की तरफ और शायद ये आर्टिकल उसी का एक प्रतिध्वनि है। डॉक्टर मनोज कुमार झा दूसरी तरफ कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए है और हमें अपनी पुरानी लीक से हटना नहीं चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत होती है? देखो, भारत के संबंध दोनों तरफ हैं। भारत को इज़राइल से भी कुछ चाहिए और भारत को खाड़ी देशों से भी कुछ चाहिए। युद्ध की शुरुआत जब हुई थी, आप जानते हैं इसी साल 28 फरवरी 2026 को इस युद्ध की शुरुआत होती है और तब भारत के प्रधानमंत्री इज़राइल जाते हैं। और युद्ध के समय में भारत के प्रधानमंत्री का इज़राइल में होना क्या किसी प्रकार का संकेत था? ये भी शायद अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसका भी कुछ न कुछ मतलब निकाला गया होगा। भारत के प्रधानमंत्री ईरान नहीं गए युद्ध के दौरान। हालाँकि जब युद्ध शुरू हुआ तब वो इज़राइल में थे नहीं, लेकिन उनकी विज़िट के जस्ट बाद ये युद्ध शुरू हो गया था। तो ये दिखाता है अमेरिका से हमारी प्रॉक्सिमिटी, अमेरिका से हम जितना दबाव आजकल इन दिनों ले रहे हैं, इज़राइल से हमारा जो तकनीकी लेन-देन है, तो क्या हम इज़राइल की तरफ खड़े हो गए? वो इज़राइल, वो अमेरिका जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जब आप खुद परमाणु संपन्न देश हैं, तब आप किसी दूसरे को परमाणु संपन्न देश बनने से रोकते हैं। क्या ये इनका नीतिगत दोहरापन नहीं दिखाता है? और चूंकि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हमने बना लिया है, तो हम दूसरे को किस एवज में बनाने से रोक सकते हैं? इसी बात को लेकर के इज़राइल के बीच में, अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में एक ट्राइपार्टीज़न विवाद शुरू हो जाता है, जिसमें इज़राइल मुख्य पार्टी होता है और अमेरिका उसके समर्थन में दिखाई देता है। भारत किस तरफ खड़ा है? भारत करंटली लार्जेस्ट बायर है इज़राइली वेपन्स का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इरिगेशन में हो या समुद्री या जो मरीन रिसोर्सेज हैं, उनके प्रसंस्करण में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो भारत को इज़राइल से मिल रही है। उसके अलावा 80% ऑफ इंडियाज़ परचेज़ इज़ फ्रॉम इज़राइल, जिसमें से टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस और मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं। अब अगर हम इज़राइल के साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमें इसका नुकसान होगा।
अगर इज़राइल को हमने छोड़ दिया, तो इस तकनीक को भी हमने छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका भी हमसे हाथ पीछे खींच लेगा। और जब आपको पता है कि अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया है, तब दूसरे देश या दूसरा धड़ा आपको आपकी शर्तों पर अपने साथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि आपको एक अलग तरीके, अलग नज़र से देखेगा कि आपके ऊपर अमेरिका का हाथ नहीं है, आप फ्री घूम रहे हैं इस दुनिया में, तो आप हमारे धड़े में आ जाइए, अपनी शर्तों पर आपको लेकर के आएगा। इसके अलावा भारत का लगभग 88% इम्पोर्ट क्रूड ऑयल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के जाता है और 20% भारत का जो एलएनजी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए आता है। तो अगर इस स्थिति में हमने ईरान को छोड़ दिया, तो हम ईरान के छोड़ने के कारण इन सारी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएँगे। हमारे देश में एलपीजी का संकट होगा, हमारे देश में तेल का संकट होगा। ईरान से संबंध खराब करने का ये मतलब है और इज़राइल से संबंध खराब करने का मतलब ये है कि आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा। अब आप मोटा-मोटा एक बात समझिए कि ऐसी स्थिति में आप किस तरफ खड़े होते? क्या आप ये कहते कि मैं एक चीज़ को छोड़ने को तैयार हूँ? क्या आप गैस महँगी चाहते हैं? क्या आप तेल महँगा चाहते हैं? क्या आप वो रास्ता छोड़ना चाहते हैं जहाँ से आपका 20% व्यापार होता है दुनिया का? या आप वो टेक्नोलॉजी छोड़ना चाहते हैं जो इज़राइल हमें देता है? हम छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते, हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम किसके खिलाफ बोलें और क्यों बोलें? क्योंकि जहां बोले वहां भारत को नुकसान होगा। इसके अलावा जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री है, उसको लगभग 80,500 करोड़ का लॉस हो रहा है अभी। कारण रुपए की कीमत गिर रही है और रुपए की कीमत गिरने का सीधा असर भारत के अलग-अलग सेक्टर्स पर भी पड़ रहा है। भारत का स्टॉक मार्केट या भारत के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर ये उथल-पुथल चलती रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगी आने वाले फाइनेंशियल वर्ष में। उसी को बचाने के लिए भारत चाहता है कि हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ-साथ जो वर्तमान स्थिति है, उसको कम से कम वैसा ही रखें जैसी वो आज चल रही है। उसमें क्रूड का, गैस का, हथियारों का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें फिर एक ह्यूमन डायमेंशन भी आता है। भारत के 90 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं और अगर वो 90 लाख लोग वहाँ से भगाए गए या उनके ऊपर अटैक्स हुए, उनके परिवारों का भारत में क्या होगा? उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? तो अगर हम डायरेक्टली इज़राइल का साथ दे देंगे, तो वो लोग वहाँ पर मारे जाएँगे। और अगर हम ईरान का साथ दे देंगे तो इज़राइल जो नुकसान हमें कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। अब इसे ऐसे भी समझें कि ये 90 लाख लोग भारत को $135 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं, संप्रेषण करते हैं पैसे का, जो भारत में यूटिलाइज़ होता है, जो भारत की मुद्रा भंडार को बढ़ाता है। उसके अलावा जो डायरेक्ट रिस्क है, वो गल्फ कंट्रीज़ में यूएई, सऊदी अरेबिया से भी है, सिर्फ़ ईरान से नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है इन देशों के ऊपर। और अगर जहाँ भारतीय लोगों की सेटलमेंट ज़्यादा है, वहाँ ये अटैक हुए, तो भारतीय लोगों का क्या होगा? उसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी है भारत की ईरान के साथ, वो बहुत लंबी है। 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब हम चुप रहे हों या हमने किसी तशद्दुद का विरोध ना किया हो। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है, मल्टीपोलर दुनिया हो गई है, पहले शीत युद्ध था, आपको एक धड़ा चुनना था। हमने कहा हम कोई धड़ा नहीं चुनेंगे, लेकिन आज तो दुनिया इतनी मल्टीपोलर है कि अगर आप किसी एक देश के साथ संबंध खराब करते हैं, दैट मीन्स कि आप उस पूरे ब्लॉक के साथ संबंध खराब करने की स्थिति में आ सकते हैं। हमने अमेरिका का जो दबाव झेला पिछले दिनों में, उस पर भी हमने कुछ नहीं बोला। हम शांत रहे, चुप रहे, कोई बयान हमने अमेरिका के खिलाफ या पक्ष में नहीं दिया। उन्होंने टैरिफ लगाए, हमने स्वीकार कर लिए। उन्होंने हटाए, हमने स्वीकार कर लिए। सरकार को भी ये पता है, सरकार की भी बहुत बदनामी इस सारे प्रकरण में हो चुकी है, लेकिन सरकार ने लोगों के हित में अपने आप को शांत रखने, चुप रखने और कोई बयानबाज़ी ना करने का फैसला लिया है। जब ये दौर गुज़र जाएगा तब हम रीअसेस करेंगे अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को, तब हमें पता चलेगा कि जो पैसा हमें आ रहा है, जो रिसोर्सेज़ हमें आ रहे हैं, उनको हमें कैसे डाइवर्सिफ़ाई करना है। लेकिन ये समय नहीं है ऐसे एक रेडिकल फैसला लेने का कि हम अपने पूरे रिसोर्सेज़ को दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें। 3 इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए थे जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला था। अपार्थाइड मूवमेंट में, अफ्रीका में जब रंग-भेद हो रहा था, सुएज़ कनाल क्राइसिस में 1956 में, उसके अलावा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ, उससे पहले बांग्लादेशी जो भारत में शरण ले रहे थे, उनके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आया था, उसको लेकर के भारत ने बहुत आवाज़ उठाई थी। और समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई देश कुछ गलत करता है या कोई आपदा आती है या संकट आता है, तो भारत अपनी मदद लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी से नहीं अलग हुए हैं, बदले नहीं हैं, लेकिन जो चाइना का रिस्क है और अलग-अलग धड़ों के साथ भारत की जो गुटबंदी है, वो डिसाइड करती है कि हम क्या फ़ैसला करेंगे। डॉक्टर शशि थरूर गलत नहीं है, लेकिन गलत डॉक्टर मनोज झा भी नहीं है। हमें इसको इस एंगल से देखना पड़ेगा कि भारत के हित कहाँ लाई करते हैं और हमने यही चर्चा की, मैंने आपको यही बताया कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ से आप खुद को वापस खींच सकते हो।
अगर आप एक बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पिछड़े, तो आप तकनीक में पिछड़ जाएँगे या अपने देश को एक ऐसे आर्थिक लूप में धकेल देंगे, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद एक छोटा-सा बिंदु जिसकी हमें चर्चा करनी है, वो है कि भारत को इससे क्या लाभ होगा? अगर हम बोलें, तो लाभ क्या होगा? सिर्फ मॉरल हाई ग्राउंड मिलेगा। मॉरली हम अपने आप को इतना ऊपर कर लेंगे कि हम दूसरे देशों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के बोलते हैं। हमें मिलेगा कुछ नहीं। अभी जब हम नहीं बोल रहे तो लोगों को लगता है कि हम दुनिया से कट गए हैं, लेकिन हम कटे हुए नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं और हमारा जुड़ाव इसी में है कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और भारत इस युद्ध के अंत में एक ऐसी स्थिति में होगा, जहाँ अमेरिका अपनी वैश्विक पोज़ीशन को रीअसेस करेगा, दुनिया के नए ब्लॉक्स सामने आएँगे और शायद एक मज़बूत ईरान उभर कर दुनिया के सामने आ सकता है। जब ये युद्ध खत्म होगा, तब हम इसे रीअसेस करेंगे और शायद भारत भी करेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इस विश्लेषण के आधार पर और दुनिया में जो मौजूद परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं, उनके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या भारत की स्थिति बेहतर है या हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें कमजोर देश समझा जाना चाहिए। संपादकीय में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।